नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को दुनिया भर में इसे बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। महिला दिवस महज एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आज के समय में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन कुछ शताब्दियों पूर्व ऐसा नहीं था। लेकिन तब भी भारत के इतिहास में ऐसी बहुत सी महिलाएं रही हैं जिनके वीरतापूर्ण कार्य ने इतिहास में उन्हें अमर कर दिया। रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ही वीरांगनाएं थीं जिन्हें इतिहास में आज भी श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी रहीं जिन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ऐसी ही एक वीरांगना थी रीवा रियासत की महारानी कुंदन कुंवरी, जिनके जोशपूर्ण मार्गदर्शन ने सैनिकों में ऐसा उत्साहवर्धन किया। लगभग निराश हो चुकी रीवा राज्य की सेना ने शत्रुओं से नैकिहाई के मैदान में वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए मराठा सेना नायक यशवंतराव की 10,000 सेना को जबरदस्त शिकस्त दी। कौन थी महारानी कुंदन कुंवरी और नैकिहाई के युद्ध में उनका क्या योगदान था, आइए जानते हैं। महारानी कुंदन कुंवरी रीवा राज्य स्थित सिलपरा के चंदेल ठाकुर विक्रम सिंह की कन्या थी। इनका विवाह रीवा के तत्कालीन शासक महाराज अजीत सिंह के साथ हुआ था, जिन्होंने 1755 से 1809 तक रीवा पर शासन किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार महारानी कुंदन कुंवरी का जन्म 1759 ईस्वी में और मृत्यु 1802 में हुई थी। नैकिहाई के युद्ध के समय उनकी उम्र अनुमानतः 37 वर्ष रही होगी। कहा जाता है महारानी कुंदन कुंवरी तलवारबाजी और घुड़सवारी आदि में निपुण थी। वह बचपन से ही अत्यंत स्वाभिमानी और साहसी प्रवृत्ति की थी। जब राज्य के राजा और प्रजा सभी हतोत्साहित हो रहे थे, तब महारानी ने बहुत ही धैर्यता और वीरता का परिचय देते हुए राज्य के सैनिकों में अपने उद्घोष द्वारा इतना साहस भर दिया कि संख्या में कम होने के बाद भी वो अपने से कई गुना बड़ी फौज से भिड़कर उन्हें पराजित कर सके। आगे वीडियो में हम रानी कुंदन कुंवरी के वीरोचित कार्य को जानेंगे, लेकिन उससे पहले देश और रीवा के उस समय की राजनीतिक स्थितियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी का युग अराजकता का माना जाता है, जिसमें कोई एक ताकतवर केंद्रीय शक्ति नहीं थी। लेकिन मराठों की धाक पूरे भारत में छाई हुई थी। पानीपत की लड़ाई के बाद हालांकि मराठों की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने मराठा शक्ति को पुनर्स्थापित किया, लेकिन 1787 में जयपुर से पराजित होने के बाद उनकी बढ़ती साख धीरे धीरे गिरने लगी। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से पहले से ही खार खाए हुए नाना फडणवीस को यह मौका अच्छा लगा, इसलिए उसने महादजी सिंधिया को नियंत्रित करने के लिए पेशवा जादा अली बहादुर को उत्तर की ओर भेजा। अब प्रश्न उठता है, ये अली बहादुर कौन था? अली बहादुर शमशेर बहादुर का पुत्र था। शमशेर बहादुर पेशवा बाजीराव और मस्तानी बाई का पुत्र था। शमशेर बहादुर पानीपत के तीसरे युद्ध में खेत रहा, जिसके बाद अली बहादुर का लालन और पालन पेशवा के यहां ही हुआ। उत्तर भारत में आने के बाद पहले तो अली बहादुर सिंधिया के साथ ही रहा, लेकिन बाद में दोनों के मध्य मतभेद पैदा हुए, जिसके बाद 1791-92 में उसे बुंदेलखंड की जागीर दे दी गई। ये वही हिस्सा था जो उसके दादा बाजीराव को महाराज छत्रसाल से प्राप्त हुआ था। अली बहादुर ने बांदा को अपनी राजधानी बनाया और आसपास के राज्यों से चौथ वसूलने लगा। अली बहादुर ने रीवा राज्य से भी चौथ की मांग की, लेकिन रीवा के राजा अजीत सिंह के इंकार के बाद 1796 में उसने अपने सेना नायक यशवंतराव के नेतृत्व में 10,000 फौज रीवा आक्रमण करने के लिए भेज दी। इतिहासकारों की माने तो चौथ तो एकमात्र बहाना था। आक्रमण के और भी कई कारण थे, जिनमें रीवा के राजा द्वारा पन्ना के राजा धौकल सिंह और कई विद्रोहियों को शरण देना भी था। यशवंतराव अपनी 10,000 सेना के साथ रीवा की ओर बढ़ा और आकर रीवा नगर से 7 किलोमीटर दूर चौरहटा पर अपना कैंप लगाया। उसने रीवा के राजा अजीत सिंह से 12 लाख रुपए की चौथ मांगी। चौथ न देने पर रीवा को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी। शत्रु आकर एकदम घर के बाहर बैठ गया था। रीवा में हड़कंप मच गया और लोग भयभीत होने लगे। अब चूंकि उस समय रीवा राज्य की सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी,
राज्य के ज्यादातर बड़े जागीरदार भी अनियंत्रित ही थे और ऊपर से मराठों के आकस्मिक आक्रमण की वजह से यहां के राजा भी चिंतित हो गए। महाराज ने सलाह मशविरा के लिए दरबार बुलाया। राज्य की खराब स्थिति को देखते हुए सभी सरदारों ने संधि प्रस्ताव की बात का ही समर्थन किया, लेकिन महाराज की एक पत्नी महारानी कुंदन कुंवरी को राजा और सरदारों का यह निर्णय अनुचित लगा। इसलिए उन्होंने सभी सरदारों को अपनी ड्योढ़ी पर बुलवाया और राज्य रक्षा के लिए प्रेरित करने लगे। अपनी दासियों के हाथों 2 थालों में से एक में सिंदूर, चूड़ी और श्रृंगार की चीजें और दूसरे में पान का बीड़ा भेजा। उन्होंने सरदारों से शौर्यपूर्ण बातें कहीं, उन्हें क्षत्रियोचित व्यवहार करने की सलाह देकर युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सरदारों को ललकारते हुए कहा, अगर साहस है तो पान का बीड़ा उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए या चूड़ी, सिंदूर आदि श्रृंगार करके घर में बैठ रहिए। अपने राज्य में आई विपत्ति से राज्य रक्षा के लिए वो स्वयं युद्ध मैदान में लड़ने जाएंगे। कहते हैं महारानी की एक मुंह लगी दासी थी, चुनिया। उसे एक दिन उदास देखकर रानी ने कारण पूछा। चुनिया ने कहा, मैं उदास इसलिए हूं कि पहले आपकी चाकरी करती थी, लेकिन नायक के रीवा पर कब्जे के बाद पता नहीं मुझे किसकी किसकी चाकरी करनी होगी। अपनी दासी से ही महारानी को दरबार का हाल भी मालूम चला, जहां संधि की बातें हो रही थी। दासी की ये उदास बातें सुनकर और पराजय की विभीषिका को सोचकर महारानी सिहर गईं और उन्होंने सरदारों को प्रेरित करने का फैसला किया। महारानी कुंदन कुंवरी और रीवा की उस समय की स्थिति पर हमने बात की रीवा के वरिष्ठ विद्वान, रीवा राज्य के मामलों की जानकारी रखने वाले कुंवर रविरंजन सिंह से। आइए सुनते हैं। और रीवा की हालत ये थी कि यहाँ सेना तक नहीं थी। कई पीढ़ियों से बताया मैंने कि वहाँ जो आसपास के ठाकुर लोग थे, उनके गांव में अखाड़े होते थे, वहीं वो लोग अभ्यास करते थे, ठाकुर लोग लड़ाई उड़ाई का। जब ये आया 10,000 सेना उसके साथ आई, उसमें 3 तरह की सेना थी। एक तो उसकी स्वयं की सेना थी, दूसरी नागा सेना थी, तीसरी हिम्मत गोसाई की थी। उन दिनों यही होता था, आप अगर राजा हैं तो आपके पास जो वो सेना है, हमने मांगा तो आपने मुझे दे दिया, मैंने आपको खर्चा दिया और लड़ाई में भेज दिया। इस तरह से उसके पास 10,000 की सेना थी। उसका ये था कि इतनी बड़ी सेना देख के राजा डर जाएगा और वो सरदेशमुखी देगा, चौथ देगा, हमारी अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब ये सब हुआ उसने आकर के घोखर जो कहलाती है वर्तमान काल में भी है, उसके पश्चिम में अपना शिविर डाला और खरीदा लाया था वो वहाँ से। उन्होंने उसमें उसका खरीदे में ये था कि आप इसके नवाब बादा की अधीनता स्वीकार करो और सरदेशमुखी चौथ वसूली करके देते चले जाओ। रीवा राज्य ने स्वतंत्रता होने के पहले अंत तक किसी को भी किसी तरह का कर नहीं दिया था कभी। लेकिन जो परिस्थिति थे उससे राजा घबरा गए। उन्होंने दरबार, मंत्रणा दरबार आयोजन किया। लोग इकट्ठे हुए। दीवान ने कहा कि जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, अच्छा होगा कि हम उनको सरदेशमुखी दे दें, उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। जहाँ दरबार चल रहा था, हो रहा था, जिस कमरे उसमें कक्ष में, उसके बगल में भीतर एक कमरा था, उसमें महारानी कुंदन कुंवरी भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने जब ये सब सुना तो उनको वो बहुत नाराज़ हुई, मन में तड़प उठी और उठी अंदर चली गईं अपने रनवास में। वहाँ जाकर के उन्होंने 2 थाल अपने डामड़ी कहलाते थे, जो मतलब उनकी नौकरानियाँ थीं, उनसे तैयार कराए। एक थाल में पान के बीड़े रखा है, दूसरे में नारी श्रृंगार के वस्तुएं और वस्त्र रखवाए। उन दिनों पर्दा सिस्टम था, लेकिन उस वीरांगना ने मारे क्रोध के थाल उठवाए, अपने
उनसे रावड़ियों से और दरबार हाल में पहुंच गईं। घबरा गए महाराजा भी, देखने वाले भी उनको कि महारानी तो अंदर चली आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ के बैठे हुए हैं सरदार लोग, जो मतलब यहाँ के बड़े बड़े योद्धा लोग, अपनी तलवार मुझे दे दें और घोड़ा मुझे दे दें, और मैं लाई हूँ नारी श्रृंगार की वस्तुएं, वो आप लोग ले लो और घर बैठ कर के लड़के बच्चे संभालो, खाना पीना बनाओ, मैं जाऊँगी लड़ने। अगर मतलब आप में पौरुष हो तो फिर बीड़ा उठाओ और युद्ध में जाओ। तो उसमें एक कलंदर शाह करके थे, करचुली, रायपुर करचुलियान के, उन्होंने कहा ये कभी नहीं हो पाएगा, और जाके उन्होंने पान का बीड़ा उठाया, उसको खाया और लड़ाई की तैयारी की। तो महारानी कुंदन कमर के जो मतलब वाणी थी, उससे उत्तेजित हुए लोग। महारानी के साहस और जोश को देखकर, उनकी ओजपूर्ण ललकार सुनकर राजपूत सरदार तमतमा उठे और पान का बीड़ा उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यहां हम आपको ये बताते चलें कि उस समय के सामंतवादी युग में पान का बीड़ा रण निमंत्रण का प्रतीक था। रानी की बातों की प्रेरणा से राजपूत सैनिक, जिनकी संख्या लगभग 200 ही थी, कलंदर सिंह करचुली के नेतृत्व में मराठा सेना पर टूट पड़े और जबरदस्त युद्ध करते हुए सेना नायक यशवंतराव निम्बलकर को मार डाला। अपने नायक को मारा गया देखकर सेना मैदान छोड़कर भाग गई और रीवा को बड़ी जीत मिली। महारानी पूरे युद्ध के दौरान न केवल सैनिकों के लिए प्रेरणादायी रहीं, बल्कि वो पूरे युद्ध की स्थिति पर भी लगातार नजर बनाए रखी थी। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बाबूपुर चौराहटा की जागीर महारानी कुंदन कुंवरी की ही थी। वहां आज भी रानी द्वारा बनवाया गया एक मंदिर स्थित है। उसको बड़ा घमंड था नायक को। वो हाथी में बैठा हुआ देख रहा था कैसे लड़ाई हो रही है। उनके साथ कोठी के एक को थे, ठाकुर साहब थे, जो उसको चढ़ा के लाए थे। उनसे लोगों ने कहा कि तुम मतलब बघेल हो करके और बघेलों के उसके लिए दुश्मन चढ़ा लाए हो। तो उन्होंने कहा कि हम सब गलती हुई, मैं कहीं न कहीं इसका कुछ करूँगा। तो लड़ाई करते करते एक वो था, पंचम सिंह बरवाही करके नाम था, बड़ा मोती का माला पहरे, थापा बांधे हुए, कलगी लगाए, मारा गया। तो नायक हाथी में बैठा हुआ देखा, उसने कहा कि अरे बघेल साहब, ये तो राजा तो मारा गया, अब क्यों लड़ रहे हैं ये लोग। इतने में एक दल आया रीवा वालों का, तो उनको मौका मिला महाराज सिंह को, बड़े जोर से बोले, नायक जी बघेल लोग आ गए। तो जो दल आया तो उनको पता चल गया कि हाथी में ये बैठा हुआ है। उनके ऊपर बर्छा फेंका गया। तो उसके लिए उनके उसमें वो कोशिश किया उसने कि हम उतर के घोड़ी में बैठ जाएं, और घोड़ी में अगर बैठ जाता तो बच जाता। जब राजा, सरदार और सैनिक सभी हतोत्साहित हो गए, नगरवासी भयभीत हो गए, तब एक स्त्री ने साहस नहीं खोया और लगातार वो सबको उत्साहित करते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करती रही। अगर उस दिन नायक जीत जाता तो रीवा का इतिहास आज कैसा होता। महारानी के शौर्यपूर्ण कार्यों की वजह से ही शायद तब रीवा अपनी अस्मिता बचाने में सफल रहा। इसलिए कहा भी गया है, नारी तू नारायणी। आज महिला दिवस के दिन हम देश की उन करोड़ों मातृशक्तियों को नमस्कार करते हैं जो अभी भी रानी कुंदन कुंवरी के जैसे कितने ही पुरुषों के अंदर शक्ति की प्रेरणा भरकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और उत्साहित कर रही हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।